चैप्टर 4 मित्रहीन बूढ़े रूसी माइकल सबरोव की उसके महान प्रशिक्षित बंदर द्वारा हत्या की घटना कुछ दिनों तक अखबारों में चर्चा का विषय रही। लॉर्ड ग्रास्टॉक ने इस घटना के बारे में पढ़ा और इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए कि उनका नाम इस घटना से न जुड़े, उन्होंने पुलिस द्वारा मानवरूपी प्राणी की तलाश के बारे में पूरी जानकारी रखी। जैसा कि आम जनता के मामले में सच था, इस मामले में उनकी मुख्य रुचि हत्यारे के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में थी। यह कम से कम ये तब तक सच था जब तक कि उन्हें त्रासदी के कई दिनों बाद पता नहीं चला कि उनके बेटे जैक ने उस पब्लिक स्कूल में रिपोर्ट नहीं की थी जिसके लिए उन्होंने उसे रेलवे के डिब्बे में सुरक्षित रूप से बैठा हुआ देखा था। तब भी पिता ने अपने बेटे के लापता होने को बंदर के ठिकाने के रहस्य से नहीं जोड़ा। नहीं, 1 महीने बाद जब सावधानीपूर्वक जांच से ये तथ्य सामने आया कि लड़का लंदन के स्टेशन से बाहर निकलने से पहले ट्रेन से उतर गया था और कैब ड्राइवर मिल गया था जिसने उसे पुराने रूसी के पते पर पहुंचाया था, तब बंदरों के टार्जन को एहसास हुआ कि अकुत किसी तरह से लड़के के लापता होने से जुड़ा था। उस क्षण के अलावा जब टैक्सी चालक ने उस घर के सामने फुटपाथ पर अपना किराया रखा था जिसमें रूसी को ठहराया गया था, कोई सुराग नहीं था। उस पल के बाद से किसी ने भी लड़के या बंदर को नहीं देखा था, कम से कम किसी ने भी नहीं जो अभी भी जीवित था। घर के मालिक ने लड़के की तस्वीर को उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जो बूढ़े आदमी के कमरे में अक्सर आता जाता था। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता था। और वहाँ लंदन की झुग्गियों में एक गंदी पुरानी इमारत के दरवाजे पर खोजकर्ता एक खाली दीवार पर पहुंचे हैरान। एलेक्सिस पॉलविच की मृत्यु के अगले दिन एक युवक अपनी बीमार दादी के साथ डोवर में एक स्टीमर पर चढ़ा। बूढ़ी महिला ने भारी घूंघट ओढ़ा हुआ था और उम्र और बीमारी के कारण इतनी कमजोर हो गई थी कि उसे एक बीमार कुर्सी पर बिठाकर जहाज पर चढ़ाया गया। लड़का किसी को भी उसे चलाने की अनुमति नहीं देता था और अपने हाथों से उसे कुर्सी से उठाकर उनके स्टेटरूम के अंदर ले जाता था, और यह आखिरी बार था जब जहाज के कर्मचारियों ने उस बूढ़ी महिला को देखा था जब तक कि वे दोनों जहाज से उतर नहीं गए। लड़के ने उनके केबिन स्टीवर्ड का काम करने पर भी जोर दिया, क्योंकि जैसा कि उसने बताया, उसकी दादी एक नर्वस स्वभाव से पीड़ित थी, जिससे अजनबियों की उपस्थिति उसे बेहद अप्रिय लगती थी। केबिन के बाहर और जहाज पर कोई भी ऐसा नहीं था जो जानता हो कि वो केबिन में क्या करता है। वह लड़का किसी भी अन्य स्वस्थ सामान्य अंग्रेज लड़के की तरह ही था। वह अपने साथी यात्रियों के साथ घुल मिल गया, अधिकारियों का पसंदीदा बन गया और आम नाविकों के बीच कई दोस्त बनाए। वह उदार और शांत था, फिर भी उसके चरित्र में गरिमा और चरित्र की ताकत थी जिसने उसके कई नए दोस्तों को उसके प्रति प्रशंसा और स्नेह से प्रेरित किया। यात्रियों में एक अमेरिकी भी था जिसका नाम कॉन्डन था, जो एक कुख्यात अपराधी और बदमाश था और जिसकी अमेरिका के आधे दर्जन बड़े शहरों में वांटेड तलाश थी। उसने लड़के पर तब तक कम ध्यान दिया था जब तक कि एक बार उसने उसे गलती से बैंक नोटों का रोल दिखाते हुए नहीं देखा। तब से कॉन्डन ने युवा ब्रिटिश नागरिक को अपने साथ जोड़ लिया। उसने आसानी से जान लिया कि लड़का अपनी बीमार दादी के साथ अकेला यात्रा कर रहा था और उनका गंतव्य अफ्रीका के पश्चिमी तट पर भूमध्य रेखा से थोड़ा नीचे एक छोटा बंदरगाह था। उनका नाम बिलिंग्स था और जिस छोटी बस्ती में वे जा रहे थे, वहां उनका कोई दोस्त नहीं था। उस जगह पर जाने के उद्देश्य के बारे में कॉन्डन ने पाया कि लड़का चुप है और इसलिए उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने वह सब जान लिया था जो उसे जानना था। कई बार कॉन्डन ने लड़के को ताश के खेल में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन उसके शिकार की इसमें रुचि नहीं थी, तथा अन्य पुरुष यात्रियों की काली निगाहों को देखकर अमेरिकी ने लड़के के बैंक रोल को अपनी जेब में डालने का कोई अन्य तरीका ढूंढने का निश्चय किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब स्टीमर ने एक जंगली पहाड़ी के पीछे लंगर डाला, जहां लोहे की चादरों से बनी 20 या उससे ज्यादा झोपड़ियां प्रकृति के सुंदर चेहरे पर एक भद्दा धब्बा बना रही थीं, जो इस तथ्य की घोषणा कर रही थी कि सभ्यता ने अपना अंतिम पड़ाव पार कर लिया है। बाहरी इलाकों में मूल निवासियों की फूस की झोपड़ियां थीं, जो अपनी आदिम बर्बरता में सुरम्य थीं, उष्णकटिबंधीय जंगल की पृष्ठभूमि के साथ सामंजस्य बिठा रही थीं और गोरे लोगों की अग्रणी वास्तुकला की गंदी भयावहता को और बढ़ा रही थीं। लड़का रेलिंग पर झुका हुआ मानव निर्मित शहर से बहुत दूर ईश्वर निर्मित जंगल में देख रहा था।
प्रत्याशा की एक हल्की सी सिहरन उसकी रीढ़ में झंझनाहट पैदा कर रही थी, और फिर बिना किसी इच्छा के उसने खुद को अपनी माँ की प्यार भरी आंखों और पिता के मजबूत चेहरे को घूरते हुए पाया, जिसमें उसकी मर्दाना ताकत के नीचे माँ की आंखों से कम प्यार नहीं झलक रहा था। उसने महसूस किया कि उसका संकल्प कमजोर पड़ रहा है। पास ही जहाज के एक अधिकारी ने देशी नावों के एक बेड़े को आदेश दिया जो इस छोटे से पद के लिए निर्धारित स्टीमर के माल की खेप को हल्का करने के लिए आ रहा था। लड़के ने पूछा, इंग्लैंड जाने वाला अगला स्टीमर यहाँ कब आएगा? इमानुएल को अब किसी भी समय आ जाना चाहिए, अधिकारी ने उत्तर दिया। मुझे लगा कि हम उसे यहीं पालेंगे, और उसने स्टीमर के किनारे आ रही धूल भरी भीड़ को अपनी गरजती हुई टिप्पणियां जारी रखीं। लड़के की दादी को नाव के किनारे उतारकर प्रतीक्षा कर रही नाव पर चढ़ाने का काम काफी मुश्किल था। लड़का हमेशा उसके साथ रहने पर जोर देता था, और जब आखिरकार वह नाव के निचले हिस्से में सुरक्षित बैठ गई, जो उन्हें किनारे की ओर ले जाने वाली थी, तो उसका पोता बिल्ली की तरह उसके पीछे पीछे चला आया। उसे आराम से बैठा हुआ देखने में इतनी दिलचस्पी थी कि वो उस छोटे से पैकेज पर ध्यान नहीं दे पाया जो उसकी जेब से निकला था, जब वह बूढ़ी औरत को स्टीमर के किनारे से नीचे उतारने में मदद कर रहा था, और न ही उसने इस पर ध्यान दिया कि वह पूरी तरह से फिसलकर समुद्र में गिर गया था। लड़की और बूढ़ी औरत वाली नाव किनारे की ओर बढ़ी ही थी कि कोंडन ने जहाज के दूसरी तरफ एक डोंगी को रोक लिया और उसके मालिक से मोलतोल करने के बाद आखिरकार अपना सामान और खुद को नाव पर चढ़ा लिया। किनारे पर पहुंचने के बाद वह 2 मंजिला इमारत से दूर हो गया, जिसे होटल के नाम से जाना जाता था, ताकि अनजान यात्रियों को अपनी असंख्य असुविधाओं की ओर आकर्षित किया जा सके। अंदर जाने और ठहरने की व्यवस्था करने से पहले काफी अंधेरा हो चुका था। दूसरी मंजिल पर पीछे के कमरे में लड़का अपनी दादी को यह समझा रहा था कि उसने अगले स्टीमर से इंग्लैंड लौटने का फैसला किया है। वह बूढ़ी महिला को ये स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था कि अगर वह चाहे तो अफ्रीका में रह सकती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा की आवाज़ यह मांग कर रही थी कि वह अपने पिता और माँ के पास वापस लौट जाए, जो निस्संदेह अभी भी उसकी अनुपस्थिति के कारण अथाह दुख झेल रहे होंगे, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके माता पिता को उन योजनाओं के बारे में पता नहीं था जो उसने और बूढ़ी महिला ने अफ्रीकी जंगलों में अपने साहसिक कार्य के लिए बनाई थीं। निर्णय पर पहुंचने के बाद लड़के को उस चिंता से राहत मिली जो उसे कई रातों से परेशान कर रही थी। जब वह नींद में अपनी आंखें बंद करता था तो वह घर पर रहने वालों के साथ एक सुखद पुनर्मिलन का सपना देखता था, और जैसे ही वह सपना देख रहा था, क्रूर और अटल भाग्य चुपके से उस गंदी इमारत के अंधेरे गलियारे से उसके पास आ गया जिसमें वह सोता था। भाग्य अमेरिकी बदमाश कॉन्डन के रूप में। सावधानी से वह आदमी उस लड़के के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। वहां वह दुबका हुआ सुनता रहा जब तक कि अंदर सो रहे लोगों की नियमित सांसों से उसे भरोसा नहीं हो गया। चुपचाप उसने दरवाजे के ताले में एक पतली, कंकाल जैसी चाबी डाली। दूसरों की संपत्ति की रखवाली करने वाले सलाखों और बोल्टों के खामोश संचालन की लंबे समय से अभ्यस्त चतुर उंगलियों से कॉन्डन ने एक साथ चाबी और घुंडी घुमाई। दरवाजे पर हल्के दबाव ने उसे धीरे धीरे अपने कब्जों पर अंदर की ओर घुमाया। वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। चांद कुछ समय के लिए भारी बादलों से ढका हुआ था। अपार्टमेंट के अंदर का हिस्सा अंधकार में डूबा हुआ था। कॉन्डन बिस्तर की ओर टटोलता हुआ गया। कमरे के दूर कोने में कुछ हिल रहा था, एक खामोश चुपके से हिल रहा था जो चोर की प्रशिक्षित चुप्पी से भी परे था। कॉन्डन ने कुछ नहीं सुना। उसका ध्यान बिस्तर पर लगा हुआ था जिस पर उसे लगा कि वो एक छोटा लड़का और उसकी असहाय, बीमार दादी को लेटा हुआ है। अमेरिकी को केवल बैंक रोल चाहिए था। अगर वह बिना किसी की जानकारी के इसे अपने पास रख सकता था तो ठीक था, लेकिन अगर उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता तो वह उसके लिए भी तैयार था। लड़के के कपड़े बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर पड़े थे। अमेरिकी की उंगलियां तेजी से उन्हें टटोल रही थीं। जेबों में कुरकुरे, नए नोटों का कोई रोल नहीं था। निस्संदेह वे बिस्तर के तकियों के नीचे थे। वह सोए हुए व्यक्ति के करीब गया। उसका हाथ पहले से ही तकिए के नीचे आधा था जब चांद को छिपाए हुए घने बादल हट गए और कमरे में रोशनी भर गई।
उसी पल लड़के ने अपनी आंखें खोली और सीधे कॉन्डन की आंखों में देखा। आदमी को अचानक एहसास हुआ कि लड़का बिस्तर पर अकेला था। फिर उसने अपने शिकार का गला पकड़ लिया। जैसे ही लड़का उससे मिलने के लिए उठा, कॉन्डन ने अपनी पीठ पर एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। फिर उसने महसूस किया कि लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली है और उसे एहसास हुआ कि उन पतली, सफ़ेद उंगलियों के नीचे स्टील की मांसपेशियां खेल रही थीं। उसने अपने गले पर दूसरे हाथों को महसूस किया, खुरदरे बालों वाले हाथ जो पीछे से उसके कंधों पर पहुंचे थे। उसने पीछे की ओर एक भयभीत नज़र डाली और उसके सिर के बाल उस दृश्य को देखकर अकड़ गए जो उसकी आंखों ने दिखाया, क्योंकि उसे पीछे से एक बहुत बड़ा, मनुष्य जैसा बंदर जकड़ रहा था। मानवरूपी के उभरे हुए लड़ाकू नुकीले दांत उसके गले के करीब थे। लड़के ने अपनी कलाइयों को जकड़ लिया। दोनों में से किसी ने भी कोई आवाज नहीं निकाली। दादी कहाँ थीं? कॉन्डन की आंखों ने एक ही नज़र में पूरे कमरे को देखा। उस नज़र से जो सच्चाई सामने आई, उसे महसूस करके उसकी आंखें भय से फूल गईं। उसने खुद को किस भयानक रहस्यमयी प्राणी के हाथों में सौंप दिया था। वह पागलों की तरह लड़के को हराने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसकी पीठ पर मौजूद डरावनी चीज पर हमला कर सके। एक हाथ से मुक्त होकर उसने लड़के के चेहरे पर एक क्रूर प्रहार किया। उसके इस कृत्य से ऐसा लगा जैसे उसके गले से चिपके बालों वाले प्राणी में हजारों शैतान निकल आए हों। कॉन्डन ने एक धीमी और क्रूर गुर्राहट सुनी। यह आखिरी बात थी जो अमेरिकी ने इस जीवन में सुनी थी। फिर उसे फर्श पर पीछे की ओर घसीटा गया। एक भारी शरीर उसके ऊपर गिर गया। शक्तिशाली दांत उसके गले में फंस गए। उसका सिर अचानक उस कालेपन में घूम गया जो अनंत काल तक फैला हुआ था। एक पल बाद बंदर अपने लस्त-पस्त शरीर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन कॉन्डन को पता नहीं था वह पूरी तरह से मर चुका था। लड़का भयभीत होकर बिस्तर से उछलकर उस आदमी के शरीर पर झुक गया। वह जानता था कि अकुत ने अपने बचाव में हत्या की है, जैसे उसने माइकल सब्रोव को मारा था, लेकिन यहाँ जंगली अफ्रीका में घर और दोस्तों से दूर वे उसके और उसके वफादार बंदर के साथ क्या करेंगे। लड़का जानता था कि हत्या की सजा मौत है। वह ये भी जानता था कि एक साथी को मुख्य अपराधी के साथ मौत की सजा मिल सकती है। वहाँ कौन था जो उनके लिए दलील देगा? सभी उनके खिलाफ होंगे। यह एक अर्ध सभ्य समुदाय से थोड़ा अधिक था और संभावना थी कि वे अकुत और उसे सुबह खींचकर बाहर लाएंगे और दोनों को निकटतम पेड़ पर लटका देंगे। उसने अमेरिका में ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा था और अफ्रीका उसकी माँ की जन्मभूमि के महान पश्चिम से भी बदतर और जंगली था। हाँ, उन दोनों को सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या कोई रास्ता नहीं था? वो कुछ पलों तक चुपचाप सोचता रहा। फिर राहत की सांस लेते हुए उसने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं और कुर्सी पर पड़े अपने कपड़ों की ओर मुड़ा। पैसे से कुछ भी हो सकता है। पैसे से ही उसे और अकुत को बचाया जा सकता है। उसने जेब में रखे बैंक रोल को टटोला, जिसमें वह उसे रखने का आदी था। वह वहां नहीं था। पहले धीरे धीरे और अंत में बेचैनी से उसने अपने कपड़ों की बची हुई जेबों को खंगाला। फिर वह अपने हाथों और घुटनों के बल पर गिर पड़ा और फर्श की जांच की। लैंप जलाकर उसने बिस्तर को एक तरफ खिसकाया और इंच इंच करके पूरे फर्श को टटोला। कॉन्डन की लाश के पास वह झिझका, लेकिन अंत में उसने हिम्मत करके उसे छू लिया। उसे पलटकर उसने पैसे के लिए उसके नीचे देखा। वह वहां नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि कॉन्डन उनके कमरे में चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ कि उस आदमी के पास पैसे लेने का समय था। हालांकि चूंकि वह कहीं और नहीं था, इसलिए वह मृत व्यक्ति के शरीर पर ही होगा। वह बार बार कमरे में गया, लेकिन हर बार लाश के पास लौट आया, लेकिन उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। वह निराशा से आधा उन्मत्त था। उन्हें क्या करना था? सुबह उन्हें खोज लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। अपने विरासत में मिले आकार और ताकत के बावजूद वह आखिरकार एक छोटा लड़का ही था, एक डरा हुआ, घर की याद करने वाला छोटा लड़का बचपन के अल्प अनुभव से गलत तर्क कर रहा था। वो केवल एक ही स्पष्ट तथ्य के बारे में सोच सकता था, उन्होंने एक साथी आदमी को मार डाला था और वे बर्बर अजनबियों के बीच थे जो पहले शिकार के खून के प्यासे थे जिसे भाग्य ने उनके चंगुल में डाल दिया था। ये बात उसने पेनी ड्रेडफुल से सीखी थी। और उनके पास पैसा तो होना ही चाहिए।
वो फिर से लाश के पास गया, इस बार दृढ़ता से। बंदर एक कोने में बैठा अपने युवा साथी को देख रहा था। युवक ने अमेरिकी के कपड़ों को एक एक करके उतारना शुरू किया और एक एक करके हर कपड़े की बारीकी से जांच की। यहाँ तक कि जूतों तक की भी उसने बड़ी सावधानी से तलाशी ली और जब आखिरी चीज को निकालकर उसकी जांच की गई तो वो बिस्तर पर वापस आ गया और उसकी आंखें फैल गईं और उसे वर्तमान में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, केवल भविष्य की एक भयावह तस्वीर दिखाई दे रही थी जिसमें दो आकृतियां एक बड़े पेड़ की टहनी से चुपचाप झूल रही थीं। वो इस तरह कितनी देर बैठा रहा उसे नहीं पता था, लेकिन आखिरकार नीचे की मंजिल से आती आवाज से वह जाग गया। जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर उसने लैंप बुझा दिया और चुपचाप फर्श पार करके दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर वह बंदर की ओर मुड़ा, उसका मन पक्का हो गया था। कल शाम को उसने तय कर लिया था कि वह अपने माता पिता से इस पागलपन भरे कारनामे के लिए माफ़ी मांगने के लिए पहले ही मौका मिलते ही घर लौट जाएगा। अब उसे पता था कि वो कभी उनके पास नहीं लौट पाएगा। उसके हाथों पर एक साथी का खून था। अपने रुगन विचारों में वह बहुत पहले ही कोंडन की मौत का श्रेय बंदर को देना बंद कर चुका था। घबराहट के उन्माद ने खुद पर ही दोष मढ़ लिया था। पैसे से वह न्याय खरीद सकता था, लेकिन पैसे के बिना यहाँ पैसे के बिना अजनबियों के लिए क्या उम्मीद हो सकती है। लेकिन पैसे का क्या हुआ? उसने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार उसने इसे कब देखा था। वो इसके गायब होने का कारण नहीं बता सकता था। नहीं, वो इसके गायब होने का कारण बता सकता था, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उसकी जेब से छोटा पैकेट समुद्र में गिर गया था जब वह जहाज के किनारे से उस प्रतीक्षारत डोंगी में चढ़ रहा था जो उसे किनारे तक ले जा रही थी। अब वह अकुत की ओर मुड़ा और बड़े वानरों की भाषा में बोला, आओ। इस तथ्य को भूलकर कि उसने केवल एक पतला पायजामा सूट पहना हुआ था, वो खुली खिड़की की ओर चला गया। अपना सिर बाहर निकालकर उसने ध्यान से सुना। खिड़की से कुछ फीट की दूरी पर एक अकेला पेड़ उगाया था। लड़का फुर्ती से उसके तने पर चढ़ गया, एक पल के लिए बिल्ली की तरह चिपका रहा और फिर चुपचाप नीचे जमीन पर चढ़ गया। उसके ठीक पीछे एक बड़ा बंदर आया। 200 गज की दूरी पर जंगल की एक शाखा शहर के करीब से गुजरती थी। इस ओर लड़का आगे बढ़ा। किसी ने उन्हें नहीं देखा और एक पल बाद जंगल ने उन्हें निगल लिया और जॉन क्लेटन, भावी लॉर्ड ग्रास्टोक, लोगों की नज़रों और ज्ञान से दूर चले गए। अगली सुबह देर हो चुकी थी जब एक स्थानीय हाउसमैन ने उस कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जो मिसेज बिलिंग्स और उनके पोते को सौंपा गया था। कोई जवाब न मिलने पर उसने अपनी चाबी लॉक में डाली, लेकिन पाया कि एक और चाबी पहले से ही वहाँ थी, लेकिन अंदर से। उसने यह बात मालिक श्री स्कोफ को बताई, जो तुरंत दूसरी मंजिल पर गया और उसने भी दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। कोई जवाब न मिलने पर वो कमरे के बाहर देखने की कोशिश में चाबी के छेद की ओर झुका। ऐसा करते समय वह मोटा था, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण उसे अपना संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी हथेली को जमीन पर रखना पड़ा। ऐसा करते समय उसने अपनी उंगलियों के नीचे कुछ नर्म, मोटा और गीला महसूस किया। उसने गलियारे की मंद रोशनी में अपनी खुली हथेली को अपनी आंखों के सामने उठाया और उसे देखा। फिर वह थोड़ा कांप उठा, क्योंकि आधे अंधेरे में भी उसने अपने हाथ पर एक गहरा लाल धब्बा देखा। अपने पैरों पर उछलकर उसने अपना कंधा दरवाजे पर मारा। हीर स्कोफ एक भारी भरकम आदमी है, या कम से कम तब तो था ही, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है। उसके वजन के नीचे कमजोर दरवाज़ा ढह गया और हीर स्कोफ लड़खड़ाते हुए कमरे के बाहर गिर गया। उसके सामने उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पड़ा था। उसके पैरों के पास फर्श पर एक अजीब आदमी की लाश पड़ी थी। गर्दन टूटी हुई थी और गले की हड्डी जंगली जानवर के नुकीले दांतों से कटी हुई थी। शव पूरी तरह से नग्न था, कपड़े लाश पर बिखरे हुए थे। बूढ़ी औरत और उसका पोता गायब थे। खिड़की खुली थी। वे खिड़की से गायब हो गए होंगे क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन लड़का अपनी बीमार दादी को दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे कैसे ले जा सकता था? ये हास्यास्पद था। फिर से श्री स्कोप ने छोटे से कमरे की तलाशी ली। उसने देखा कि बिस्तर दीवार से काफी दूर खींचा हुआ था। क्यों? उसने तीसरी या चौथी बार फिर से नीचे देखा।
दोनों चले गए थे, और फिर भी उसके विवेक ने उसे बताया कि बूढ़ी महिला को बिना कुलियों के नीचे नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वे उसे पिछले दिन ऊपर ले गए थे। आगे की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। दोनों के सारे कपड़े अभी भी कमरे में थे। अगर वे गए थे तो वे नंगे ही गए होंगे या अपने रात के कपड़ों में। श्री स्कोप ने अपना सिर हिलाया, फिर उसने उसे खुजलाया। वह चकित था। उसने कभी शर्लक होम्स के बारे में नहीं सुना था, अन्यथा वह उस प्रसिद्ध जासूस की मदद लेने में कोई समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि यहाँ एक वास्तविक रहस्य था। एक बूढ़ी औरत, एक अपाहिज जिसे जहाज से होटल में उसके कमरे में ले जाया जाना था, और एक सुंदर लड़का, उसका पोता, एक दिन पहले उसके होटल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में दाखिल हुए थे। उन्हें शाम का खाना उनके कमरे में परोसा गया था। वह आखिरी बार था जो उन्हें देखा गया था। अगली सुबह 9 बजे एक अजीब आदमी की लाश उस कमरे में एकमात्र रहने वाला था। इस बीच कोई नाव बंदरगाह से नहीं निकली थी। सैकड़ों मील के दायरे में कोई रेलमार्ग नहीं था। कोई अन्य श्वेत बस्ती नहीं थी जहां दोनों कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद एक अच्छी तरह से सुसज्जित सफारी के साथ पहुंच सकते थे। वे बस हवा में गायब हो गए थे, क्योंकि जिस स्थानीय व्यक्ति को उसने खुली खिड़की के नीचे जमीन का निरीक्षण करने के लिए भेजा था, वह वापस आकर रिपोर्ट कर रहा था कि वहां किसी के पदचिह्न का कोई निशान नहीं था, और वे किस तरह के जीव थे जो बिना कोई निशान छोड़े नर्म घास पर इतनी दूर तक गिर सकते थे। श्री स्कोपफ कांप उठे। हाँ, यह एक बड़ा रहस्य था। पूरी बात में कुछ अजीब था। उसे इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं था, और उसे रात के आने का डर था। ये श्री स्कोफ के लिए एक महान रहस्य था, और निस्संदेह आज भी है।